तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस साल जोरदार बारिश की संभावना प्रबल होती दिख रही है। भारत के मौसम विभाग ने अल नीनो को लेकर दुनिया भर की एजेंसियों की आशंकाओं को हर सिरे से खारिज कर दिया है। इससे पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साथ साथ कई और देशों की तरफ से, मौसम एजेंसियों की तरफ से और भारत के स्काईमेट ने भी मानसून की चाल पर अल नीनो के काले बादल मंडराने की संभावना जताई थी। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक के जे रमेश ने साफ तौर पर कहा कि इस साल अच्छी बारिश हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल मॉनसून के पैटर्न के बारे में कुछ बोलना जल्दबाजी होगी, लेकिन अल नीनो के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कोई भी अभी तक मजबूत अल नीनो की बात नहीं कर रहा। सवाल ये है कि क्या हालात फिर से बदलने लगे हैं। और इसी पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्काईमेट के मौसम वैज्ञानिक जीपी शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। पहले भी आपसे बात हो चुकी है और आप अप्रैल के पहले हफ्ते में मॉनसून पर अनुमान जारी करने वाले हैं, लेकिन आपसे जब मेरी पहली बात हुई थी तभी आपने अल नीनो को लेकर चिंता जताई थी। हमने ग्लोबल एजेंसियों की भी जो चिंता है उस पर भी डिस्कशन किया था। अब क्या लगता है आपको, कुछ ये चिंता कम होती हुई दिखाई दे रही है या स्टैंड अभी भी वही है आपका? जी नेहा, आपसे जब पिछली बार से भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने बताया था कि एल नीनो के आसार पहले से ज्यादा हो रहे हैं और अभी भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। देखिए, पहले एल नीनो जब पिछले साल के अंत में उसकी जो आंकड़े थे बढ़ रहे थे और तब नवंबर दिसंबर में जब वो बढ़े हुए थे आंकड़े थे, उसके बाद से उसमें थोड़ी गिरावट आनी शुरू हुई थी जनवरी में, जिसके बेस पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि एक डिवॉल्विंग एल नीनो होगा और धीरे धीरे इसमें कमी आएगी। लेकिन जो फरवरी के आखिर से लेके और खासकर मार्च के पूरे जो अभी तक आंकड़े हैं 4 सप्ताह के, उसमें इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है तापमान में। लगभग एक बार फिर से जो दिसंबर की स्थिति थी वही बन गई है। तापमान 1 डिग्री या उससे भी ज्यादा प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में अभी भी बने हुए हैं। उसको देख के जो अभी का प्रोजेक्शन है एल नीनो का, वो तो अभी प्रोबेबिलिटी इस वक्त लगभग 80% मार्च, अप्रैल, मई तक होना चाहिए और उसके बाद भी जब मानसून आएगा तो उसमें भी लगभग 60%, धीरे धीरे कम जरूर हो रही है लेकिन 60% से शुरू होकर उसके बाद हो सकता है 50 और उससे धीरे धीरे उसके आसपास रहेगी पूरे मानसून में। इसलिए उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। मानसून की जो स्थिति है एल नीनो को देखते उसको अनदेखा करना शायद ठीक सुझाव नहीं होगा। जी जी नेहा। शर्मा जी, आपने साथ में ये भी कहा था कि जो मानसून की शुरुआत होगी जून, जो कि बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, वो धीमी भी होगी, कमजोर भी होगी। अभी भी आपका स्टैंड वही रहेगा क्योंकि अप्रैल में अब आप यहाँ पर पहला अनुमान, एक ऑफिशियल यहाँ पर अनुमान जब जारी करेंगे तो क्या लग रहा है, उसमें स्थिति और गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है? अभी भी कमजोर शुरुआत की संभावना या उस नंबर में, उस परसेंटेज में कुछ भी बदलाव है? जी हाँ नेहा, जो मानसून की शुरुआत इन स्थितियों के चलते हुए हमें बहुत जोरदार दिखाई नहीं दे रही। उसमें कमजोर ही मानसून दिखाई दे रहा है शुरू में, खास करके जून के महीने में। और जहाँ तक एल नीनो का सवाल, उसकी वजह से ये सब है। आपने कुछ कहा कि एल नीनो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है इसलिए शायद मानसून पे असर नहीं सर, ये मैंने नहीं कहा, ये आईएमडी की तरफ से स्टेटमेंट तभी है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली आप 2004 में देखें, एक मॉडरेट एल नीनो जब भी होगा, चाहे वो स्ट्रांग हो, चाहे वो मॉडरेट हो, माइल्ड हो, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। 2004 में तो माइल्ड या मॉडरेट एल नीनो कहेंगे आप, और उसमें 14% बारिश कम हुई थी, सूखा था। जी। तो उसके बाद से एक ही साल नहीं है, और भी उदाहरण है जिसमें कि मॉडरेट स्थिति रहती है एल नीनो की, उसमें तो जो मानसून है वो खराब जरूर हो जाता है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिए कि हम अक्सर देखते हैं कि वेरिएशन होता है और आप टाइम टू टाइम जो मानसून के 4 महीने होते हैं उसमें बीच बीच में रिवीजन भी करते हैं। अगर जून में कमजोर शुरुआत होती हुई दिख रही है आपको या और एक धीमी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, क्या आगे जाते हुए मानसून पेस पकड़ेगा? क्योंकि जुलाई अगस्त में हम अपने देश में सबसे ज्यादा बारिश होता हुआ देखते हैं, वो जरूरी भी है क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून से ही 70% बारिश का पानी मिल पाता है देश को।
जी हाँ, जी हाँ, 4 महीने का समय है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हाँ। और जून में जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हाँ। ऐसा आसार है जैसे मानसून शायद थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करेगा, हाँ। उतना कुल मिलाकर शायद कमजोर रहेगा। उसका असर हमें थोड़ा जुलाई तक भी देखने को मिल रहा है। Okay. अगर कुछ स्थिति में सुधार होता है तो हो सकता है सेकेंड हाफ में, जो कि अगस्त और सितंबर होगा, उस हाफ में थोड़ा सा स्थिति में सुधार ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन शुरुआत जो पहले हाफ के मानसून की है उसमें तो मुझे डर है कि थोड़ा हमें बहुत अच्छी स्थिति दिखाई उसकी नहीं दे रही। Okay. ऐसा सर, एक और फैक्टर है जो आपके जैसे मौसम वैज्ञानिक है जो अक्सर मेंशन करते हैं, अल नीनो के बारे में तो बात होती ही है, इंडियन ओशन डाइपोल, ये भारतीय मॉनसून को क्या किसी तरह से पॉजिटिवली इंपैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इसका कुछ सपोर्ट आगे जाते हुए मॉनसून में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जो इंडियन ओशन डाइपोल है, जैसे अनलाइक जो एल नीनो है वो तो पूरे साल हम ट्रैक करते रहते हैं। हाँ। जो इंडियन ओशन डाइपोल है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा के नॉर्थ में जो स्थिति है उसमें आईओडी होता है इंडियन ओशन डाइपोल, उसकी स्थिति अप्रैल के बाद ही थोड़ी स्पष्ट होती है, क्योंकि उसके बाद ही उसके आंकड़े आने शुरू होते हैं। ITCZ नीचे रहता है तभी आने शुरू होंगे। हालांकि उसकी प्रोजेक्शन जो है अभी के हिसाब से वो नॉर्मल से थोड़ी पॉजिटिव में ही दिखाई दे रही है, जो कि एक संकेत है कि उससे मानसून पे कोई बुरा प्रभाव पड़ने वाला शायद नहीं है। ओके, चलिए, तो यानी कि अल नीनो की एक बुरी खबर है, लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल है वो काफी हद तक यहाँ पर बिगड़ते मॉनसून की चाल को संभाल सकता है। सर, एक आखिरी सवाल, आप कब तक अपना अगला ऑफिशियल स्टेटमेंट लेकर आ रहे हैं? अप्रैल में कब लेकर आएंगे सर? वो शॉर्टली होना चाहिए, हमने पहले सप्ताह में कहा हुआ है। अभी करीब हम आंकड़े अभी उसको कलेक्ट कर रहे हैं, कोलेट करेंगे, और शॉर्टली पहले सप्ताह में ही उसके आसपास हम अपने पहला फोरकास्ट जो मानसून का डिटेल फोरकास्ट होगा उसको इशू करेंगे पहले सप्ताह में। जी ओके, शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय निकालकर CNBC आवाज से बात करने के लिए। तो चलिए, अभी तो स्काईमेट का स्टैंस वही है, अल नीनो को लेके उनको लगता है, फिर चाहे माइल्ड हो स्ट्रांग हो, उन्हें लगता है कि चिंता का सबब है, लेकिन इसमें उन्होंने ये बात भी मानी कि इंडियन ओशन डाइपोल आगे जाके उसके डेवलपमेंट पर नजर रहेगी, तो शायद मॉनसून की चाल उतनी खराब ना हो। यानी कि वो कहीं ना कहीं IMD से इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं। जून में हालांकि वो मानते हैं कि अल नीनो का प्रभाव ज्यादा रहेगा, जून और जुलाई में भी वो कंटिन्यू करेगा। शुरुआत यहां पर डगमगा सकती है, कमजोर हो सकती है, धीमी हो सकती है, कुछ बारिश यहां कम हो सकती है, जुलाई तक एक्सटेंशन दिख सकता है, लेकिन आगे जाके स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही, यानी कि अगले हफ्ते के आसपास ही ये अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट लेकर आएंगे, लेकिन अभी इन्होंने स्टैंस में बदलाव नहीं किया। ऑफ कोर्स वो IOD पर यहाँ क्या अपडेट लेकर आते हैं उस पर गौर फरमाना जरूरी होगा। चलिए, ये तो बात हो गई मॉनसून के अपडेट की, जो फिलहाल कुछ बैलेंस दिखाई दे रहा है, इतनी बुरी खबर फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। कॉटन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। ये कमोडिटी जिसमें हम लगातार फोकस बनाए हुए हैं, इसकी एक तरफा चाल पर हमने ब्रेक लगता हुआ देखा है। दाम 3 महीने के ऊपरी स्तर से फिसल गया है। दरअसल हुआ यह है कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI ने किसानों से MSP पर जो माल खरीदा था स्टॉक से अब वो कॉटन की बिकवाली शुरू कर चुके हैं। हमें जानकारी मिली है कि अब तक CCI ने ई-ऑक्शन के जरिए तेलंगाना, महाराष्ट्र में तकरीबन 10,000 गांठ कॉटन की बिक्री कर दी है। जो मौजूदा बाजार भाव जो कि 45,000 रुपए के आसपास चल रहा है, उसके सामने तकरीबन 2,000 रुपए ऊपर 47,000 रुपए प्रति कैंडी पर हुई है। आपको बता दें कि इस साल सरकार की ओर से CCI ने किसानों से करीब 11.5 लाख गांठ कॉटन यहां पर आगे तो वो लक्ष्य बना रहे हैं खरीदने का। हमारे साथ कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के रवि सिंह जुड़ चुके हैं। रवि, कॉटन में CCI की जो बिकवाली शुरू हो गई है, क्या आपको लगता है और गिरावट के संकेत हैं यहाँ पर? क्या करना चाहिए? देखिए, हफ्ते के हिसाब से अगर देखें तो नेहा जी जरूर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है, क्योंकि ओवरऑल जब यहाँ पर सेलिंग होती है तो थोड़ा सा स्टॉक में जो बढ़त भी देखने को मिलती है, और एनालिस्ट यहाँ पर अपना या फिर ट्रेडर यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग भी एक बार करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में तेजी होगी, लेकिन अभी क्योंकि आप इंट्राडे या 2-3 दिन के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि कम से कम 1 से 1.5% तक की गिरावट इसमें और बढ़ती हुई नजर आ सकती है, लेकिन वो टेम्परेरी होगी और स्टॉक की वजह से यहाँ पर ये सेल ऑफ देखने को मिलेगा। ओके, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अभी भी लोगों को अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए? ये जो करेक्शन आया है इसमें इंट्राडे के छोटी अवधि के कारोबारी क्या करें? अभी यहाँ पर 21,180 के आसपास का ट्रेड दिखाई दे रहा है।
यहाँ से आपके 21,000 के भी नीचे फिसलता देख रहे हैं, क्योंकि 100 रुपए की गिरावट तो इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब बिल्कुल नेहा जी, चाहे आप इस समय कॉटन में देखें, कपास में देखें, कोकुड़ में देखें, सभी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और अभी जो 21,180 का आप लेवल देख रहे हैं, ये 20,800 तक एक बार को प्रॉफिट बुकिंग जोन में जाते हुए आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म जिन्होंने, जैसे आप कंटिन्यू आपने बाइंग रिकमेंडेशन आपने देखा होगा कि सभी लोगों ने, चाहे एनालिस्ट हो या फिर आपकी तरफ से भी जो फंडामेंटल निकल के आए उस पर दिया है, तो मुझे लगता है कि 20,800 के आसपास तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो वहां पर लॉन्ग टर्म बाय एक बार आपको फिर से देखने को मिल सकता है। सेम विथ अगर कपास में जाएं तो आपको 1160 और 1155 के बीच के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही कॉटन सीड ऑयल में अगर जाएं तो वहां पर भी आपको लगभग 5200 के आसपास एक बार को लेवल जो है वो आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे होंगे, ये सिर्फ 1-2 हफ्ते की मंदी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। रवि, कई एक्सपर्ट्स जो एनालिस्ट आपकी तरह जो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने 22,000-22,500 के टारगेट्स की मध्यम से लंबी अवधि में बात की है। क्या आपका भी यही विचार है, या कपास में, कॉटन में कोई आप नया टारगेट देंगे? नेहा जी, इससे पहले जब मैं आपके शो पे आया था तो मैंने लगभग 21,500 के टारगेट यहाँ पे बहुत पहले दिए थे। और अभी जो 22,000 की बात करें, देखिए 22,500 या 22,000 के लेवल तो देखने को मिलेंगे। लेकिन लॉन्गर टर्म में दिसंबर के हिसाब से अगर देखें तो 23,500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो बॉटम लाइन यही है कि कॉटन में लंबी अवधि में मजबूती बरकरार रहेगी। आपने कहा रवि कि यहाँ पर आपने कपास में भी कहा कि 1160-55 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स 1220-1250, इनफैक्ट आपने भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये लेवल मेंशन किया था। एक बार जरा नजर कोकुड़ में भी डाल लीजिए, कपास खली में, क्योंकि इस कमोडिटी को तब से फायदा मिलना शुरू हुआ था जब कॉटन और कपास चढ़ भी नहीं रहे थे। अभी फिलहाल बहुत छोटे दायरे का सपाट ट्रेड है, 2250 के थोड़ा नीचे है। यहाँ आप और करेक्शन का इंतजार करेंगे? बिल्कुल नेहा जी, मुझे जहां तक याद है कि हम लोग इसमें 2120 के आसपास से आपके CNBC पे ही इसकी रिकमेंडेशन देनी शुरू करी थी कि ये बहुत जल्द बढ़ जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा करेक्शन और देखने को मिलेगा, शायद आपको 2220 और 2200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पे देखना है तो 2160 और 70 की स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म पे वापस से आपको 2350 और 2400 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये लंबा टारगेट होगा, 6 महीने में आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बहुत जल्दी वापस से आपको 2300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो वंस अगेन इस बात को रीइटरेट करते हुए रवि कि ये जो करेक्शन है कुछ समय जारी रहेगी। कॉटन एक बार 20,800 तक भी नीचे फिसल सकता है, यानी कि मौजूदा स्तरों से तकरीबन 300-400 रुपए का और करेक्शन दिखेगा, लेकिन वो लंबी अवधि में खरीदारी के लिए अनुकूल होगा। सिमिलरली कपास में भी अच्छी तेजी दिख रही है। कई एक्सपर्ट्स जिनसे हम लगातार पिछले हफ्तों से बात करते आए हैं, वो यहाँ पर 1220-1250 के लेवल की बात कपास में भी कर रहे हैं मध्यम अवधि के टाइम फ्रेम में। और 6 महीने का टाइम फ्रेम लेकर चले तो रवि यहाँ पर कॉटन सीड ऑयल केक में, यानी कि कपास खली में 2350 तक का भी लेवल देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले करेक्शन दिखाई देगा, जो कि एक हेल्दी करेक्शन है, एक्सपेक्टेड करेक्शन है, एक्सपेक्टेड लाइंस पर भी है। इसका इस्तेमाल करिए अगर आप मध्यम से लंबी अवधि के लिहाज से इसमें पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये तो बात हुई कॉटन, कपास और कोकुड़ की। लेकिन फोकस हम सोने की तरफ बढ़ाते हैं, क्योंकि इसकी चाल को हमने थोड़ा सा डगमगाते हुए देखा है। 32,000 के पास इस कमोडिटी ने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की है, सुस्ती दिखाई दे रही है। एक समय हमने 32,000 के नीचे भी इसे फिसलते हुए देखा। इंटरनेशनल मार्केट है $1310-11 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। ये जो गिरावट आई है इसको कैसे समझा जाए और यहाँ पर आगे अब कैसा आउटलुक बन रहा है, इस पर बात करने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ चुके हैं। मनीषा, पहले तो यही समझा दीजिए कि ये जो सोने में एकाएक प्रेशर आ गया, कहां से आया है और अब यहां से गोइंग फॉरवर्ड सोना कहां जाता दिख रहा है? जी नेहा, डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर हमने बढ़त आते हुए देखी है। बाकी करेंसीज में हल्की सी गिरावट है, रुपए में भी वही हाल है और उसका असर यहाँ पर ऑफ कोर्स सोने चांदी पर हमें देखने को मिला है, जहाँ पर अच्छी खासी गिरावट कल देखने को मिली थी और आज भी ऑन द वीकर साइड यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। एक्सपेक्टेशन ये है कि 1306 के आसपास यहाँ पर चार्ट्स पर सोना यहाँ पर कुछ बहुत सपोर्ट लेगा। अगर वो लेवल्स होल्ड करते हैं तो यहाँ पर हम बेहतर रिटर्न्स या रिबाउंड आता हुआ देखेंगे। काफी सारी रिपोर्ट्स जो भी इंटरनेशनल मार्केट से आई हैं, जो गोल्ड ट्रेडर्स हैं बड़े बड़े इंटरनेशनल मार्केट्स के, उनका भी ये मानना है कि शायद सोना यहाँ पर पहले कुछ करेक्शन और उसके बाद बेहतर खरीदारी आता हुआ
देख पाएगा। इस क्वार्टर की अगर बात की जाए तो हम सोने में एक पॉजिटिव मूव के साथ यहाँ पर काम खत्म कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि जिस तरह से डाविश स्टेटमेंट सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आई हैं, यूएस ही नहीं, अगर हम कल ईसीबी की बातचीत देखें या न्यूजीलैंड सेंट्रल बैंक की स्टेटमेंट्स देखें या ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल बैंक की स्टेटमेंट्स देखें, तो सभी की तरफ से यहाँ पर एक डविश पॉलिसी की बात की जा रही है। इंटरेस्ट रेट हाइक अब यहाँ पर उसकी बात कोई भी नहीं कर रहा है, तो ये एक सोने के लिए हल्का सा पॉजिटिव हो सकता है। और जिस तरह का डेटा हमने मेजर इकोनॉमीज की तरफ से आते हुए देखा है, चाहे वो चाइना है, यूरोप है, यूएस है, जहां पर पिछले पूरे 2 हफ्ते में हमने कोई पॉजिटिव डेटा आते हुए नहीं देखा, तो ये एक सपोर्ट सोने में डेफिनेटली आता हुआ नजर आएगा। पर चार्ट्स के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की सोने में खरीदारी अभी भी यहाँ पर जारी है। तो ये काफी सारे फैक्टर्स हैं जो सोने को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, लेकिन नियर टर्म वॉलिटिलिटी, थोड़ी सी और करेक्शन यहाँ पर रूल आउट नहीं की जा सकती है। मोटा मोटी अगर आपको नंबर्स बोलूं तो जैसे मैंने कहा $1306 नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो हम फिर से 1300 की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। ऊपर में एक बार 1325 निकलता है तो 1340, 1360 जैसे लेवल्स भी यहाँ पर लोग उसकी बात कर रहे हैं कि हम फर्स्ट हाफ ऑफ 2019 में शायद आता हुआ देखेंगे। यानी कि नीचे सपोर्ट्स और ऊपर रेजिस्टेंसेस लेवल्स को तोड़ना एक बड़ा ब्रेकआउट दिखा सकता है। शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो सारी डिटेल्स रखने के लिए। ऐसे माहौल में रणनीति क्या अपनाई जाए, यहाँ हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आनंद राठी के मिस्टर रविंद्र राव। मिस्टर राव, स्वागत है आपका। तो पहले तो यही बता दीजिए कि 32,000 के ऊपर सोना आपको टिकता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर आज फिसलेगा और ये गिरावट कुछ कंटिन्यू रहेगी, क्या करें? नेहा, आई थिंक थोड़ा सा डाउन आ सकता है। एक करेक्शन का मोड है, जैसे मनीषा ने भी बताया कि 1305 का काफी अच्छा सपोर्ट है इंटरनेशनल मार्केट में, अभी अराउंड 1310 1311 चल रहा है। सो आई थिंक थोड़ा सा डाउन साइड आ सकता है टुवर्ड्स से 31,850 या 860 के आसपास, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा स्ट्रेंथ है और वो एक थोड़ा सा डैम्पनिंग फैक्टर हो सकता है। बट ओवरऑल आई थिंक द सेंटिमेंट इज स्टिल पॉजिटिव, क्योंकि जो ग्रोथ कंसर्न चल रहे हैं और इन्वेस्टमेंट डिमांड अगर देखें तो उसमें भी पिकअप हुई है गोल्ड में। सो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स नीचे के लेवल पर गोल्ड को अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं और हम फिर से इसमें प्राइसेस में 1320 1325 तक जाते हुए देख सकते हैं। तो आई थिंक एक बार इस लेवल पर एक बार शॉर्ट कर सकते हैं क्लोज टू 32,050 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 32,150 और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 31,850 तक प्राइसेस आ सकते हैं, वो एक अच्छी बाइंग लेवल हो सकती है। ओके, तो गिरावट का करना होगा थोड़ा और इंतजार, शॉर्ट्स के मौके हैं, इंटरडे के लिहाज से थोड़ा प्रेशर दिखेगा। 31,850 तक सोना जाता हुआ। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिस्टर रविंद्र राव बने रहेंगे, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे बेस मेटल्स और कच्चे तेल पर करेंगे फोकस, लेकर आएंगे धमाकेदार रणनीति।